भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, ये योद्धाओं का इतिहास भी है, ये वीरता का इतिहास है, ये बलिदान का इतिहास है। हमें मुगलों के गुणगान और अंग्रेजों की गुलामी के बारे में ही बताया जाता रहा, लेकिन आज मैं आपको ऐसे योद्धा के बारे में बताऊंगा जिसने मुगलों के पसीने छुड़ा दिए। भारत के इतिहास के इस योद्धा का नाम है बाबा बंदा सिंह बहादुर। आप में से बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते, लेकिन आज आपको बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में जानना चाहिए, जैसे मैंने आपको चोल राजाओं के बारे में बताया। जो बाबा बंदा सिंह बहादुर थे वो कम उम्र में घर बार छोड़कर बैरागी हो गए थे, लेकिन अपने गुरु के एक आदेश पर बैराग छोड़कर हथियार उठा लिया और उस दौर में मुगलों के पसीने छुड़ाते हुए एक राज्य की स्थापना कर दी। पाठशाला में मैं आपको बंदा बहादुर सिंह के बैरागी से योद्धा बनने के सफर के बारे में आज बताने वाला हूं। बंदा सिंह बहादुर कश्मीर के राजौरी में एक राजपूत परिवार से संबंध रखते थे। उनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। वो घुड़सवारी और शिकार करने में माहिर थे। बताया जाता है कि एक दिन बंदा बहादुर शिकार के लिए जंगल में गए और एक हिरनी को तीर मारा। हिरनी की मौत हो गई। बंदा बहादुर उसके पास पहुंचे तो देखा कि वो हिरनी गर्भवती थी। ये देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और दुनिया से उनका मोहभंग हो गया। उन्होंने घर परिवार का ही त्याग कर दिया और बैराग अपना लिया और अपना नाम माधो दास रख लिया। इसी के बाद उनका एक नाम माधो दास बैरागी भी पड़ गया। बंदा बहादुर अब माधो दास बनकर साधु के वेश में भटक रहे। जीवन का सार और सत्य की खोज में बंदा बहादुर नासिक पहुंचे। नासिक में माधो दास बाबा औगड़नाथ के आश्रम में पहुंचे और उनके शिष्य बने। इसके बाद माधो दास 1691 में महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचे और वहां आश्रम बनाकर रहने लगे। यानी सिर्फ 21 साल की उम्र में बंदा बहादुर मोह माया छोड़कर सन्यासी की तरह आश्रम में रहने लगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ के आश्रम में रहते रहते बंदा बहादुर की ख्याति चारों तरफ फैलने लगी। 17 साल इस आश्रम में रहने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद माधो दास की जिंदगी बदल गई। 1708 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ में बंदा बहादुर के आश्रम में पहुंचे और उनसे सन्यासी जीवन त्यागने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर को खालसा पंथ अपनाने के लिए कहा और नया गुरबख्श सिंह दिया नाम। अब माधो दास से बंदा बहादुर का नाम हो गया गुरबख्श सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने गुरबख्श सिंह को पंजाब में मुगलों के खिलाफ सिखों का नेतृत्व करने के लिए कहा कि मुगलों के खिलाफ लड़ो जाकर। इस समय तक बंदा बहादुर की उम्र 38 साल की हो चुकी थी। औरंगजेब की मौत के बाद दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह बहादुर शाह बैठा। इतिहासकार J.S. गरेवाल ने अपनी किताब सिख्स फॉर पंजाब में लिखा है कि गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर को एक दोधारी तलवार दी, 5 तीर दिए और 3 साथी दिए। सरहिंद पर कब्जा करने और मुगल सूबेदार वजीर खान का वध करने का आदेश दिया। बस इतना ही दिया और कहा कि जाओ मार दो। गुरु गोविंद सिंह के आदेश पर बंदा बहादुर ने नांदेड़ से पंजाब की तरफ कूच किया। लेकिन फिर क्या हुआ? पंजाब की तरफ बढ़ते हुए बंदा बहादुर की ताकत और बहादुरी से मुगल बादशाह बहादुर शाह अनजान था। उस वक्त बहादुर शाह दक्षिण भारत में विद्रोह को कुचलने में लगा हुआ था। अच्छा, नीचे लिखते रहिए, क्या स्टोरी बता रहे हैं वो लिखते रहिए। साल 1709 में बंदा बहादुर पंजाब में सतलज नदी के किनारे पहुंचे। बंदा बहादुर ने यहां के किसानों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया। इसी दौरान कैथल में बंदा बहादुर ने दिल्ली भेजे जाने वाले मुगल खजाने को भी लूट लिया और उसे सैनिकों में बंटवा दिया। इसके बाद बंदा बहादुर की सेना बढ़ने लगी। इतिहासकार हरिराम गुप्ता ने अपनी किताब लेटर मुगल हिस्ट्री ऑफ पंजाब में लिखा है कि सिर्फ 3 महीनों में ही बंदा बहादुर की सेना में 8000 सैनिक और 5000 घोड़े शामिल हुए। सैनिकों की संख्या बाद में बढ़कर 19,000 तक पहुंच गई। अपनी सेना के साथ बंदा बहादुर सरहिंद के कस्बे समाना पहुंचे और वहां मुगल सूबेदार पर हमला किया। बंदा बहादुर की सेना ने समाना में लगभग 10,000 मुगल सैनिकों को मार डाला। 10,000 मुगल सैनिकों को मार दिया, पूरे कस्बे को तबाह कर दिया और बड़े बड़े लोगों को लूट लिया गया। समाना पर हमला करने का एक बड़ा कारण था जिसके बारे में इतिहासकार हरिराम गुप्ता ने अपनी किताब लेटर मुगल हिस्ट्री ऑफ पंजाब में लिखा है कि समाना में मुगल सूबेदार वजीर खान रहता था। अब ये वजीर खान कौन है? ये वजीर खान वो है जिसने 34 साल पहले गुरु तेग बहादुर सिंह का कत्ल किया था।
और गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को दीवार में चुनवा दिया था। बंदा बहादुर ने अपने गुरुओं पर अत्याचार करने वाले वजीर खान के शहर को तबाह कर दिया, मतलब अपने गुरुओं का बदला लिया। बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के आदेश के मुताबिक समाना कस्बे को तबाह कर दिया, लेकिन मुगल सूबेदार वजीर खान अभी जिंदा था और बंदा बहादुर उसको मारकर अपने गुरु का बदला पूरा करना चाहते थे। मई 1710 में बंदा बहादुर ने सेना के साथ सरहिंद पर हमला किया। बंदा बहादुर की फौज में लगभग 35,000 सैनिक थे। सरहिंद से लगभग 34 किलोमीटर दूर छप्पड़ चिड़ी नाम की जगह पर युद्ध हुआ, जिसमें बंदा बहादुर की सेना ने मुगल सेना को बुरी तरह से हराया। बंदा बहादुर ने सबसे वफादार सेनापति फतेह सिंह को मुगल तोपखाने को तबाह करने की जिम्मेदारी दी थी। मुगल तोपों को नष्ट करते करते फतेह सिंह वजीर खान तक पहुंच गए। दोनों के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई, जिसमें फतेह सिंह ने वजीर खान का सिर कलम कर दिया। वजीर खान की मौत से मुगल सैनिकों में भगदड़ मच गई और सरहिंद के लोहगढ़ किले पर बंदा बहादुर का कब्जा हो गया। वजीर खान मारा गया, बदला पूरा हुआ। सरहिंद के युद्ध में मुगल सेनापति वजीर खान को मारकर बंदा बहादुर सिंह ने गुरु गोविंद सिंह का बदला पूरा कर लिया। बंदा बहादुर सिंह ने सिख साम्राज्य का विस्तार किया और लोहगढ़ को अपनी राजधानी घोषित किया। गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के जारी किए। अगस्त 1710 तक सिख साम्राज्य की सीमा लाहौर तक पहुंच गई। उस समय तक मुगल समझ चुके थे कि बंदा बहादुर उनके लिए बड़ा खतरा है, इसलिए मुगलों ने पूरा ध्यान बंदा बहादुर पर लगा दिया। 1712 में मुगल बादशाह बहादुर शाह का निधन हो गया था और उसका बेटा जहांदार शाह गद्दी पर बैठा। लेकिन एक ही साल के बाद जहांदार के भतीजे फर्रुखसियर ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। उसने बंदा बहादुर को पकड़ने की जिम्मेदारी कश्मीर के मुगल सूबेदार समद खान को दी। समद खान ने बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान तेज कर दिया, जिसके कारण 1713 में बंदा बहादुर सरहिंद छोड़कर गुरदासपुर के गांव गुरदासपुर नांगल के किले में रहने लगे। मुगल सेना ने गुरदासपुर नांगल के किले को चारों तरफ से घेर लिया। बंदा बहादुर को पकड़ने के लिए समद खान ने अलग रणनीति अपनाई। बंदा बहादुर को पकड़ने के लिए मुगल सेनापति समद खान ने मुगल सेना जो किले को भेद नहीं पा रही थी, इसलिए किले के अंदर जाने के सारे रास्ते बंद हो गए थे, तो गुरदासपुर नांगल किले में अनाज और पानी पहुंचाने के सारे रास्तों पर मुगल सेना ने कब्जा कर लिया। 5 महीने के अंदर धीरे धीरे राशन खत्म हो गया, जिसके बाद बंदा बहादुर और उनके साथी घास और पत्तियां खाकर गुजारा करते रहे। लेकिन मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। ऐसे योद्धा घास खाकर पत्ती खाकर जिंदा रहे, लेकिन मुगलों के सामने नहीं झुके। लेकिन इस तरह से कब तक गुजारा हो पाता? खाना नहीं मिलने से लोग कमजोर हो रहे थे। मुगल सेना भी 8 महीने से किले के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। दिसंबर 1715 में मुगल सेनापति समद खान को गुरदासपुर नांगल के किले में घुसने में कामयाबी मिली। समद खान ने 300 सिख सैनिकों का कत्ल करके रावी में फेंक दिया और बंदा बहादुर समेत सैकड़ों सिखों को गिरफ्तार कर लिया। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने आदेश दिया था कि बंदा बहादुर को जिंदा दिल्ली लेकर आओ। मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर को दिल्ली लाया गया। जब मुगल सैनिक बंदा बहादुर को लेकर दिल्ली पहुंचे तो मारे गए 2000 सिख सैनिकों के सिर भालों पर टांग कर परेड निकाली गई। उन सिख सैनिकों की परेड निकाली गई मारकर जिनको टांगा गया भाले पर। बंदा बहादुर हाथी के ऊपर लोहे के पिंजरे पर कैद। लगभग 700 सिख सैनिकों को ऊंटों के ऊपर बांधा गया था। हर सैनिक के बगल में मुगल सैनिक तलवार लेकर चल रहे थे। लंबी परेड के बाद बंदा बहादुर को फर्रुखसियर के सामने पेश किया गया। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर और उसके 23 साथियों को जेल में कैद करने का आदेश दिया और बाकी के सैनिकों को उस समय दिल्ली के कोतवाल सरबराह खान के हवाले कर दिया। सिख सैनिकों को 1 हफ्ते कैद में रखने के बाद 5 मार्च 1716 को सभी को के सामने ऐलान किया गया कि जिसमें कहा गया कि इस्लाम कबूल करने वालों को छोड़कर बाकियों का सिर कलम कर दिया जाए। कोतवाल सरबराह खान सिखों से इस्लाम कबूल करने के लिए कहता था। सिख सैनिकों ने मना कर दिया तो सिर काट देता। 7 दिन तक इस तरह से सिख सैनिकों का कत्लेआम चलता रहा। सिख सैनिक इस्लाम कबूल करने से मना करते रहे और सरबराह खान उनके सिर काटता रहा। यहां तक कि सरबराह खान खुद थक गया और उसने बादशाह से कहा कि सिख सैनिकों को कैद में रहने दे, कुछ दिन में अपने आप इस्लाम कबूल कर लेंगे। उसके बाद 3 महीने तक बंदा बहादुर और सिख सैनिकों को काल कोठरी में रखा।